हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 3 प्रश्न 1 सुमित्रा नंदन पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर जीवन वृत्त। प्रकृति के सुकुमार कोमल वृक्षों पर झूला झूलने वाले आधुनिक हिंदी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म प्राकृतिक सौंदर्य की सुरम्य स्थलीय अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत अल्मोड़ा से 32 मील उत्तर में एक पर्वतीय ग्राम कोसौनी में 21 मई सन 1900 को हुआ। शिशु का दुर्भाग्य था उसे जन्म देने के मात्र 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी देवलोक वासिनी बन गईं। आपके पिता पंडित गंगादत्त पंत वहाँ अंग्रेजों के चाय के एक बगीचे में नौकर थे। लकड़ी की ठेकेदारी से भी उन्होंने पर्याप्त धन कमाया था। आसपास के इलाके में उनकी पर्याप्त ख्याति थी। वे धार्मिक स्वभाव के अत्यंत उदार व्यक्ति थे। पंत जी का पालन पोषण उनकी बुआ पिता की बहन ने किया। 3 भाइयों के पश्चात पंत जी अपनी पिता के चौथे तथा सबसे छोटे पुत्र थे। बालक धर्म के विपरीत पंत जी बड़े शांत और सीधी प्रकृति के बालक थे। बाल सुलभ चंचलता, खेलने कूदने का शौक उनसे कोसों दूर था। लड़ाई झगड़े से बचना और घर से न निकलना ही उन्हें पसंद था। बालक पंत को अपने मकान के पास खड़े देवदार के वृक्ष को तथा उनसे झरते पीले चूर्ण को देखना अति रुचिकर था। प्रातः तथा सांध्य बेला में रजतमयी हिमशिखाओं को स्वर्णमयी होते देखकर उनके कौतूहल का ठिकाना न रहता। अन्य बालकों की भांति ही पंत की शिक्षा दीक्षा भी 5 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई। 11 वर्ष की अवस्था में बालक पंत को अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल की 4वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। यहाँ कवि की हिंदी की ओर रुचि जागृत हुई। केवल 16 वर्ष की अवस्था में अल्मोड़ा अखबार में पंत जी की प्रथम रचना सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। छंद प्रभाकर तथा काव्य प्रभाकर आदि ग्रंथों का ऋतुकालीन कवियों की कविता का अध्ययन करके कुमार पंत ने अपना काव्य शास्त्र संबंधी ज्ञान बढ़ाया। ऋतुकालीन कवियों में प्रकृति के धनी गायक मतीराम तथा सेनापति आदि कवियों से आपको विशेष स्नेह था। मिडिल कक्षा के विद्यार्थी पंत एक दिन में कई रचनाएं करने लगे। पंत जी का व्यक्तित्व पूर्ण संस्कृत तथा शालीन है। उनका संगीतमय सुमधुर स्वर, निर्विकार दृष्टि, निक्षेप सौंदर्य, विनम्र और निश्चल वार्तालाप चिरमोह के प्रबल बंधन है। 2 श्रेष्ठ गुण उनमें पूर्ण मनुष्यत्व के हैं, आत्मविश्वास और निभिमानता। साथ ही वे एक दूसरे के स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। यही नहीं, उनके अंतर्भेदिनी दृष्टि में दूसरे के अंतःस्थल तक पहुँचने की क्षमता है। साहित्यिक प्रगति। 7वीं कक्षा के छात्र की स्थिति में पंत जी ने सर्वप्रथम कविता लिखी। उनकी रुचि इस ओर बढ़ती ही गई। आज पंत जी निश्चित रूप से 50 वर्ष से साहित्य साधना में लीन थे। कवि ने हिंदी जगत को अनमोल रत्न प्रदान किए हैं। समय और युग के मोड़ के साथ संपर्कों के फलस्वरूप अध्ययन मनन के निष्कर्ष से एक न एक मोड़ लेता रहा है। कवि के मोड़ों की अभिव्यक्ति उनकी कविता में परिलक्षित है। कवि की रचनाओं को क्रमिक विकास के अनुरूप हम अग्रांकित निम्न रूप में देख सकते हैं। काव्य वीणा। इस संग्रह में कवि की 1918 से 1920 तक की रचनाएं सम्मिलित हैं। आलोचकों की दृष्टि में यह कवि पंत का दुमुहा प्रयास तथा बाल कल्पना मात्र है। ग्रंथि। इसकी रचना का समय 1920 ईस्वी है। यह कवि की स्वयं की प्रणय कथा से मूल मालूम होती है। अतुकान छंदों में इसकी रचना की गई है। पल्लव। यह 1918 से 1924 ईस्वी तक की रचनाओं का संग्रह है। परिवर्तन नामक प्रसिद्ध कविता इस संग्रह की प्रमुख रचना है। इसमें कवि की प्रकृति संबंधी रहस्य भावना दृष्टिगोचर होती है। गुंजन। इसमें 1919 से 1932 तक की रचनाएं हैं। कवि इन कविताओं में अपने शैशव को विदा देता है। साफ प्रतीत होता है वहाँ कवि भावुक नहीं रह गया है, वह विचारशील हो उठा है। युगांत। 1934-36 तक की लोक तथा जन संबंधी कविताएं इसमें संकलित हैं। प्रकृति के प्रति भी कवि के दृष्टिकोण ने इसमें मोड़ लिया है। युगवाणी। 1936-39 तक की विकसित विचारधारा की कविताएं जिनमें जनवाद को प्रमुख रूप से प्रश्रय दिया गया है। ग्राम्य। 1936-40 के इस काव्य संग्रह में कवि प्रगतिवादी हो उठा है। ग्रामों के प्रति मोह, उनमें रीति रिवाज आदि का सुंदर वर्णन है। स्वर्ण किरण।
सन 1947 के इस संग्रह की रचनाओं में अरविंद दर्शन तथा अध्यात्मवाद की पूर्ण छाप है। स्वर्णधूलि 1937 की कविताओं का संग्रह है। इसमें कवि दार्शनिक हो उठा है। दार्शनिकता का व्यवहारिक पक्ष इसमें परिलक्षित होता है। युगांतर नाम के अनुरूप ही इस काव्य संग्रह में कवि का दृष्टिकोण बदला हुआ सा प्रतीत होता है। उत्तरा 1949 उन रचनाओं में अरविंद दर्शन का पूर्ण प्रभाव है। रजन शिखर 1941, शिल्पी 1952 तथा प्रतिमा 1955 ईस्वी, इनमें प्रकृति, विचार एवं प्रार्थना तीनों ही प्रकार की रचनाओं का संग्रह मिलता है। वाणी सन 1957 में प्रकाशित नवीन रचनाओं का संग्रह है। इन कविता संग्रहों के अतिरिक्त युगपत तथा पल्लविनी नामक 2 संग्रह और प्रकाश में आए हैं। वे अधिकांश पुरानी रचनाओं के संग्रह मात्र हैं। कला और बूढ़ा चांद पंत जी की नवीनतम कृति है। पंत जी की प्रतिभा सतत सृजनशील है। गीत, काव्य, परिकीड़ा, रानी ज्योत्सना, उपन्यास, हार, अप्रकाशित, कहानियाँ, 5 कहानियाँ, अनुवाद, उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी रूपांतर, मधुज्वाल। प्रश्न 3, सुमित्रा नंदन पंत कोमल कल्पना की कवि हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता में कवि की हर्ष और विषादमय अनुभूतियों को रसात्मक रूप प्रदान किया जाता है। सृष्टि की इस विकासात्मक प्रवृत्ति में मानव और प्रकृति का संबंध चिरंतन है। प्रकृति आदिकाल से ही काव्य को सजाती संवारती आई है। रीतिकालीन कविता में प्रकृति का सौंदर्य रूढ़ियों से लिपट कर रह गया था। भारतेंदु जी ने जो देशभक्ति का स्वर फूंका था उसमें हार्दिक भावनाओं की अनुपस्थिति ने उसे सूखा और नीरस बना दिया। छायावादी युग में प्रकृति को विस्तृत और व्यापक रूप प्रदान किया है। यह कन्हई के मुकुट और राधा की लट तक ही सीमित न रह सकी, बल्कि बाह्य और आंतरिक दोनों संसारों तक विस्तृत हो गई। प्रकृति की अगणित लीला क्षेत्र कविता के ही क्रीड़ा स्थल हुए। इस प्रकार प्रकृति की जड़ता और निर्जीवता जाती रही। अब तक जो प्रकृति निर्जीव और उपेक्षित थी वह अब कवि की भावनाओं के साथ स्पंदित होने लगी। पंत और प्रकृति। पंत जी सुंदरम के कवि हैं और मूल रूप से प्रकृति के उनको काव्य प्रेरणा ही प्रकृति से प्राप्त हुई। प्रकृति की सुषमा ने उनके हृदय में राग भरा, उसकी सुंदरता ने उनके हृदय में रूप को संवारा और प्रकृति के अन्य तत्वों ने उनके भीतर को सजाया है। वे प्रकृति को सजीव मानते हैं और उसकी यौनिका में एक अंतःशक्ति की क्रीड़ा का अनुभव करते हैं। वे उसके भिन्न भिन्न रूपों में एकता ही पाते हैं, मानो एक अविभक्त आत्मा प्रकृति को अनुप्रमाणित कर रही हो। उनके प्रकृति संबंधित दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, प्रकृति विषयक उनका दृष्टिकोण न तो शैली की भांति सर्वथा मानसिक ही है, न वर्ड्सवर्थ की तरह आध्यात्मिक ही, और न ही कृष्ण के सदृश इंद्रिय ही हो सकता है। उसमें वो मानसिकता और प्राकृतिकता का भव्य मिश्रण मिलता है। कवि ने प्रकृति के ताने बाने में मानव आत्मा का रूप रंग भरकर उसका अपूर्व अंकन किया है। प्रकृति पंत जी की चिर संगिनी है, उनकी आत्मा उसमें तदाकार हो गई है। काव्य में प्रकृति चित्रण को उन्होंने विशेष महत्व प्रदान किया है, तभी तो वे घने घने वृक्षों की मधुरता व कोमलता छाया को त्याग कर नव यौवना के घने केशपाश में अपना मन न उलझा सके और उनका प्रकृति प्रेमी सुकुमार कवि अनायास ही कह उठा, छोड़ द्रुमों की मृदुल छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति चित्रण के रूप काव्य में प्रकृति का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। कहीं तो वह सुंदर कोमल या पुरुष रूप में चित्रित हुई है, तो कहीं अपनी श्री सुषमा से मानव को आकर्षित करती है। कभी मानव को उस असीम का संकेत देती है, कभी मानव उससे उपदेश ग्रहण करता है, और इतना ही नहीं, कभी वह संदेश वाहिनी के रूप में काव्य में अवतरित होती है। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत की काव्य में भी प्रकृति के उक्त सभी रूप दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हें निम्नवत विवेचित किया जा सकता है। एक आलम्बन रूप प्रायः प्रकृति कवियों की भावनाओं से ही रंजित दिखाई गई है, पर शुक्ल जी प्रकृति के आलम्बन पक्ष के बड़े हामी थे। आलम्बन के क्षेत्र में पंत जी ने यथा तथ्यात्मक प्रकृति चित्रण को पर्याप्त प्रोत्साहित किया। इसमें प्रकृति के उपकरणों को उनके सही तत्वों के साथ चित्रित किया जाता है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता की निम्न पंक्तियां दृष्टव्य हैं।
पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दिक सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार जिसकी चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। पावस ऋतु में विशेषकर पर्वतीय प्रदेशों में प्रकृति का क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित रूप इन पंक्तियों में साकार हो उठा है। पंत की बादल आंसू बसंत श्री परिवर्तन और गुंजन आदि कविताओं में प्रकृति का संश्लिष्ट रूप देखने को मिलता है। यथा फूलों के झरने लटके थे घर के आगे चढ़ी बेल पर नारंगी रंग के गुच्छों की बागन बेलियां लगती सुंदर। दो उद्दीपन रूप शुद्ध रूप में प्रकृति को निहारने वाले कवि पंत को भी प्रकृति के उद्दीपक रूप ने मुग्ध किया है। यूँ भी हिंदी साहित्य में उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण सर्वाधिक हुआ है। संयोग और वियोग दोनों के क्षणों में प्रकृति के उद्दीपन रूप को पंत जी ने चित्रित किया है। देखिए, चकई चकुआ जमुना तट पर तीरते मिला सुनहले प्रिय पर पहर कटते पुष निशा के श्याम बिना दस्ता सुना घर। सच ही है जिसका प्रिय परदेश में हो या जिसका सिंदूर लूट गया हो और जो प्रिय विरह में ठूठी पतझड़ की टहनी रह गई हो उसको चकवा चकवी कर जमुना तट पर अपने सुनहले पर पंख मिलाकर तैरना क्यों न प्रिय की याद दिलाए। 3 अलंकार रूप में प्रकृति का चित्रण भी पंत ने किया है। प्राचीन कवियों ने जहाँ कमल के मुख की सुषमा नेत्रों में उत्पलों की सुषमा कुंचित पलकों में मधुपों की पंक्तियां देखी हैं वहीं कवि पंत ने अलंकारिक प्रकृति चित्रण में प्रकृति से सौंदर्य उद्घाटक अन्य नवीन उपमान भी जुटाए हैं जिनमें से केशों के लिए सर्प का उपमान प्रमुख है। यथा घने लहरे रेशम से बाल मिलिंदों से उलझी गुंजार मृणालों से मृदु तार मेघ से संध्या का श्रृंगार वारी से उर्मी उभार मिले हैं इन्हें विविध उपहार तरुण तम से विस्तार। 4 उपदेशात्मक रूप पंत जी ने प्रकृति को सहिष्णुता का अवतार माना है जो कि दिन भर रौंदी जाने पर भी टस से नष्ट नहीं होती। प्रकृति के इस स्वभाव से हमें उपदेश ग्रहण करना चाहिए। वस्तुतः पंत जी ने प्रकृति के अंग प्रत्यंग में उपदेशात्मकता को पाया है। प्रसून और लहर के विषय में पंत जी कहते हैं, हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर ही जो हंस पाओ अपने डर के सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। उठ उठ लहरें कहती यह हम कुल विलोक न पावें पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जावें। 5 रहस्यात्मक रूप कॉलरिज की मान्यता थी कि कवि को थोड़ा बहुत रहस्यात्मक अवश्य होना चाहिए। कविवर पंत इस मान्यता को स्वीकार करते हुए यत्र तत्र रहस्यात्मकता से अप्लावित दिखाई पड़ते हैं। मौन निमंत्रण में कवि की रहस्यात्मक भावना श्रेष्ठतम रूप में मुखरित हुई है जिसमें प्रकृति चित्रण भी अपूर्व है। शुद्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मतकर फैनाकर बुलबुलों का व्याकुल संसार बना मिधुरा देती अज्ञान उठा तब लहरों से कर यह कौन न जाने मुझे बुलाता मौन। 6 मानवीकरण रूप प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कविता की अन्यतम विशेषता है। छायावादी कवि पंत और प्रसाद की कविता में यह प्रकृति बड़ी स्पष्टता से देखी जा सकती है। प्रसाद को सिंधु सेज पर धरा वधू कहने में जो आनंद की अनुभूति हुई वैसे ही पंत को नीले नभ के धरातल पर बैठी वह शरद हासिनी कहने में हुई। संध्या जैसी निर्जीव एवं निष्प्राण बेला को याद कवि ने मधुर मंथर एवं मृदु गति से आती हुई एक रूपसी के रूप में कितनी सजीवता व सचेतना से अंकित किया है। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप छिपी निज छाया छवि में आप सुनहला फैला केस कलाप। 7 पृष्ठभूमि रूप कविवर पंत ने प्रकृति का पृष्ठभूमि के रूप में भी अंकन किया है। जैसी भावनाओं को वे अभिव्यक्ति देना चाहते हैं उन्हीं के अनुरूप पृष्ठभूमि को चित्रित कर देते। जैसे कवि ने ग्रामीण जीवन का भयावह चित्र प्रस्तुत करने के लिए संध्या के बाद कविता में अत्यंत गंभीर वातावरण की सृष्टि की है। देखिए, जाड़ों की सुनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी डूबे रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी। इसके साथ ही कवि ने मधुर मिलन के आनंदपूर्ण क्षणों का वातावरण निर्माण करने के लिए प्रकृति का प्रयोग किया है। 8 प्रतीकात्मक रूप प्रकृति के विभिन्न उपकरण विविध भाव रूपों एवं क्रियाओं के प्रतीक
बनकर आधुनिक कविताओं में चित्रित हुए हैं। पंत जी ने भी प्रकृति का प्रतीकों के रूप में चित्रण किया है। परिवर्तन कविता में कवि ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे सुकुमार वात हत लतिका को सुकुमार नवयुवती का प्रतीक बनाकर कितनी मानव मुग्धकारी शैली में चित्रित किया है। बना सिंदूर अंगार वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। 9. संदेश वाहिका रूप। पंत जी के काव्य में यत्र तत्र संदेश वाहिका के रूप में प्रकृति चित्रण भी मिल जाता है। यद्यपि उन्होंने मेघदूत व पवनदूत की परंपरा को इस क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया है, तथापि वह प्रकृति का सुरम्य रूप है, जैसे बादल कविता में कहा है, सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के सिर जीवन घर। इस प्रकार कविवर पंत ने प्रकृति को विविध रूपों में चित्रित करके हिंदी में प्रकृति चित्रण की परंपरा को अधिक सजीव एवं सशक्त बनाने का स्तुत्य प्रयास किया है। अपनी भावनाओं को साकार प्रतिमा के रूप में प्रकृति चित्रण करने के कारण ही उनकी कविताओं में कहीं प्रकृति उनके प्रेम के आंसुओं में धुली हुई है, कहीं उनकी प्रेम भावना से ओतप्रोत होकर अंकित है और कहीं उनकी दार्शनिक विचारधारा की प्रतीक बनकर अभिव्यक्त हुई है। कविवर पंत ने प्रकृति की अनन्य सुषमा की जो झांकियां अंकित की हैं, उनमें कवि प्राकृतिक सुषमा के माध्यम से नारी की नैसर्गिक सुषमा का उपासक जान पड़ता है। यही कारण है कि पंत जी की कविता में प्रायः प्रकृति की सुकुमार एवं कोमल छवि ही अधिक अंकित है। उन्होंने अपने सभी भाव चित्रों की साज सज्जा उन्मुक्त प्रकृति के सहज सुकुमार उपकरणों एवं रंगों से की है। इसलिए शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, कवि ने प्रकृति के ध्वंस और निर्माण से ही अपने चित्रों के प्रतीक लिए हैं। उनका अंतर जगत प्रकृति के निर्माण जगत से उन्मुक्त हो गया है। निष्कर्ष अतएव यह निसंकोच कहा जा सकता है कि हिंदी के काव्य क्षेत्र में विश्व मोहिनी प्रकृति सुंदरी के सचेतन सुकुमार एवं सहज सौंदर्यशाली रूप का जितना मर्म स्पर्शी चित्रण पंत जी की कविता में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं परिलक्षित होता। अतः पंत विश्व सुंदरी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उसके सहज स्वाभाविक रूप सौंदर्य के चतुर चितेरे हैं और उसके अनंत एवं असीम गुणों के श्रेष्ठ गायक हैं। प्रश्न 4. पंत अगर मूलतः छायावादी कवि हैं तो भी उनकी परवर्ती रचनाएं प्रगतिवादी के फ्रेम में आ जाती हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर. पंत जी प्रमुखतः तथा मूलतः प्रेम, सौंदर्य और जीवन की कोमलतम भावनाओं के ऐसे कवि हैं जिनमें सुकुमारता अपनी चरम सीमा पर विद्यमान है। पंत जी का जन्म ही रोमांटिक युग में हुआ। स्वर्गीय प्रसाद जी ने जिस युग को जन्म दिया, निराला का सबल एवं समर्थ नेतृत्व का सहारा पाकर जिसने विकास किया, पंत जी के काव्य में आकर उससे अपने रूप की चरम विकसित अवस्था मिली। छायावादी कला की सारे सौंदर्य, संपूर्ण कमनीयता, सारी सुकुमारता ने अपने युग के समस्त कवि पुंगुओं को छोड़कर कवि पंत को अपना सहचर वर्ण किया। छायावादी आंदोलन की श्रेष्ठता का श्रेय पंत के सफल नेतृत्व को है। पंत जी के काव्य पर प्रकृति का प्रभाव। पंत जी के कवित्व को वरदान देने वाली, उसको जन्म देने वाली कुर्माचल प्रदेश की सुरम्य प्रकृति स्थली हैं। चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य तथा वातावरण की परिस्थितियों ने पंत को सौंदर्यदर्शी कवि बना दिया। कवि की प्रारंभिक रचनाओं से प्रकृति अपने सभी संभाव्य मनोरम रूपों के साथ चित्रित हुई है। पंत का वीणा नामक काव्य संग्रह प्राकृतिक दृश्यों की रम्य स्थली है। कवि की पैनित सूक्ष्मदर्शी प्रगति के सूक्ष्म अतिसूक्ष्म स्पंदन और क्रियाकलापों को भी अपने शब्दों से बांधने में नहीं चूकी है। एक कुशल चित्रकार की भांति वे उसका शब्द चित्र बड़ी खूबी से उतार लेते हैं। प्रकृति सौंदर्य के साथ ही जीवन भर नारी संपर्क से दूर रहने वाला कवि नारी सौंदर्य तथा उससे उत्सर्जित आकर्षण के चित्रण में नहीं चूका है। पंत जी के दृष्टि सौंदर्य की प्रधान विशेषता है कोमलता। प्रकृति एवं नारी की सुकुमार कोमल छवियों से उन्हें सहज ममत्व है। अरे ये पल्लव बाल अरि सलिल की लोल हिलोर, सिखा दो न हे मधु कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। प्रेम, सौंदर्य और नारी भावना। कवि के प्रेम में भावुकता तथा कोमल मांसलता के प्रति आकर्षण भी है। वह परकीय नायिका के प्रेम का एक मनोरम चित्र उपस्थित करता है। आज रहने दो यह काज, प्राण रहने दो यह गृह काज,
आज उर के स्तर स्तर में प्राण, सजग सौ सौ स्मृतियाँ सुकुमार। आज चंचल चंचल मन प्रण, आज रे शिथिल शिथिल वन भार। आज दो प्राणों का दिनमान, आज संसार नहीं संसार। आज क्या प्रिय सुहाती लाज, आज रहने दो सब गृह काज। पंत जी की यह मांसल भावना तथा आसक्ति अपने रूप और काल भेद के साथ परिवर्तित होती चलती है। नारी के वासनात्मक उद्दीपक सौंदर्य के नीचे कवि ने माँ का ममता भरा पावन रूप भी देखा है। नारी को माँ के रूप में देखने की पंत की यह भावना स्तुत्य है। स्वर्ण धूलि में कवि की प्रेम तथा सौंदर्य विषयक मान्यता और भी अधिक पवित्र भावभूमि पर चित्रित होती है। मन काया का संबंध छोड़कर नारी प्राण और चेतना से संबंधित हो जाती है। शरीर के यौवन के स्थान पर कवि के मन में हृदय का यौवन जाग उठता है। देह में मृदु सी उर में मधुर सर सी समाकर लिपट प्राणों से गई तुम चेतना से निपट सुंदर। तन का यौवन नहीं हृदय का यौवन रे यह आज उच्छ्वास। प्रेम के विषय में व्यापक दृष्टिकोण। प्रेम के विषय में इतना व्यापक एवं सुलझा हुआ आदेशपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करके कवि ने जहाँ अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया है, वहाँ वह जीवन का नया दृष्टिकोण भी उपस्थित करता है। कवि ने विश्व में सुख दुख बहुत देखा है, अनुभव किया है। मानव जीवन के सम्यक विकास के लिए कवि सुख दुख दोनों को साथ साथ उपयोगी देखता है, पर एक अनुपात में। पर यह अनुपात बिगड़ने पर वे जीवन को भार स्वरूप बना देते हैं। दोनों को सम दृष्टिकोण से देखकर उनसे ऊपर उठने में ही जीवन का आनंद तथा महानता है। जीवन के संघर्षण से भी कवि को प्यार है। जीवन संघर्षण देता सुख लगता लगाम। साम्यवाद में कवि देश समाज एवं जाति की उन्नति निहित मानता है। साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पद अर्पण, मुक्त निखिल मानवता करती मानव का अभिवादन। दिन दुखियों का खून चूसने वाले शोषक नर पिशाच पूंजीपतियों से कवि को घृणा है। वह उनके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता हुआ कहता है, सुरांगना संपदा सुराओं से संसेवित, नर पशु में भूभार मनुष्यता जिनसे लज्जित, दर्पी हठी निरंकुश निर्मम कलुषित कुत्सित, गत संस्कृति के गरल लोक जीवन जिनसे मृत। प्रगतिवाद। कवि केवल सौंदर्य में ही नहीं खेला है, उसकी पैनी दृष्टि ने ग्रामों के उनके बालकों को भी मूर्तिमान चित्र अंकित किए हैं। ग्राम जीवन के चित्र सत्य के आधार पर अंकित हैं। मिट्टी से भी मटमैले तन, अधफटे कुचैले जीर्ण बसन, ज्यों मिट्टी के ही बने हुए ये गंवई लड़के भूखे धन, कोई खंडित कोई कुंठित, किस बाहु पसलियाँ रेखांकित, टहनी सी टांगे, बढ़ा पेट, टेढ़े विकलांग घृणित, जग जीवन धारा में बहते ये मुख पंगु वाले के कण। ग्राम जीवन के एक साकार मनोरम चित्र देखना असंगत न होगा। झाड़ फूस के घर यही क्या, जीवन शिल्पी के घर, कीड़ों से रेंगते कौन ये, बुद्धि प्राण नारी नर, अकथनीय शुद्धता व्यवस्था यहाँ जग में, गृह गृह में है कलह, खेत में कलह, कलह मग में। वह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, यह भारत की ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। कवि ने जहाँ पार्थिव वर्णन किया है, वहाँ उसके मन में एक अव्यक्त सत्ता भी उद्वेलन मचाती रहती है। वह उसकी रूप झांकी चारों ओर देखता है। ये प्रकाश, ये अंधकार, दिन रात का क्रम, ये चमकते सितारे सब कवि को किसी का गुणगान करते से प्रतीत होते हैं। जिसकी सुंदर छवि उत्साह है, नव बसंत जिसका श्रृंगार, तारे हार कीट सूर्य शशि, मेघ के स्नेह अश्रु तुषार, मलयानीली मुख वास, जलधि मन लीला लहरों का संसार, उस स्वरूप को तू भी अपनी मृदु बाहों में लिपटा ले। भाषा शैली। पंत सुकुमार भावनाओं के कोमल कवि हैं। पंत जी के भाव जगत की भांति ही उनकी कला भी कोमलता तथा सुकुमारता का सौंदर्य समेटे हैं। पंत जी के सुकोमल रूप की भांति ही उनका अंतस भी कोमल है। निराला की भांति कवि की कला में मध्याह्न की प्रखरता नहीं है, अपितु बालारुण की रश्मियों का हल्का प्रकाश है। उसमें पुरुषत्व का ओज नहीं, नारी कमनीयता है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने पंत जी के विषय में ठीक ही लिखा है। पंत जी प्रधान रूप से कलाकार ही हैं। इनके काव्य प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का, अंत में भावों का ध्यान रखता है। पंत जी की कला उनकी अपरिमेय कल्पना शक्ति की सृष्टि है। कवि की कल्पना की प्रधान विशेषता है उसकी चित्रमयता।
पंत जी प्रत्येक अनुभूति, मानव मुद्राओं, चेष्टाओं, वातावरण और विविध भंगिमाओं का ऐसा चित्र खींचते हैं कि चलचित्रों के समान सारे चित्र उनके सामने नाचते रहते हैं। कवि ने सर्वत्र खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के खुरखुरेपन को स्निग्धता तथा कोमलता में बदल देने में पंत का बड़ा हाथ है। उनकी भाषा में सरल भाषा के साथ संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा भी मिलती है। कवि का दृष्टिकोण भाषा के प्रति अनुदार नहीं है। चलते फिरते उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी उनकी रचनाओं में मिलते हैं। शब्दों में नाद सौंदर्य कवि का प्रधान गुण है। ऐसा मालूम पड़ता है मानो कवि संगीत का आचार्य है। जहाँ कवि में संस्कृत की तत्सम शब्दावली का मोह जागा है, वहाँ संगीतात्मकता दब सी गई। ध्वन्यात्मकता का एक रूप देखिए। बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़िया, टीवी टी टूट। कवि सा, सी, रे आदि का प्रयोग करके भाषा में स्वाभाविकता उत्पन्न करता चलता है। स्वप्निल, अनिर्वच, फेनल आदि अनेक शब्द कवि ने स्वयं गढ़े भी हैं। समस्त पद योजना भी कवि को प्रिय है। सामाजिक पदावली का अत्यधिक प्रयोग कहीं कहीं भाषा की स्वाभाविकता को नष्ट करता चलता है। भाषा में कोमलता लाने के लिए ब्रज भाषा के छोटे कारे, कजरारे, अनजान, बादर, आषाढ़ आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। पंत जी 20वीं सदी के महान कवियों में हैं, इसमें संदेह नहीं। लेकिन महान कवि होने के साथ साथ हिंदी के लिए उनकी एक और भी बड़ी देन है, वह है हिंदी की भाषा को कोमल और कांत बनाना। एक सच्चे पारखी की भांति पंत ने चिरकाल से मौजूद शब्दों को सेठ सटाक में नहीं, रत्ती और परमाणुओं के भार से तोलकर उनके मोल को बड़ी बारीकी से आंका है और उसे किसी यूनानी प्रस्तर शिल्पी की भांति अपनी छैनी और हथौड़े से बहुत कोमल और दृढ़ हाथों से काटा छांटा, उसे सुंदर भावों को प्रकट करने का माध्यम बनाया। शब्दों के सुंदर निर्माण और विन्यास में पंत अद्वितीय हैं। रस और अलंकार पंत जी के काव्य में श्रृंगार, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत आदि रसों की योजना हुई है। श्रृंगार रस के संयोग तथा विप्रलंब दोनों पक्षों को पूर्ण सरलता से चित्रित किया है। संयोग श्रृंगार का एक श्रेष्ठ उदाहरण देखिए। आम्र कानन में नायक तथा नायिका एक दूसरे के अधर पान करते हुए, तुम अधरों पर धरे अधर, मैंने कोमल वपु धारा गोद था, आत्मसमर्पण सरल मधुर, मिल गए सहज मारुता मोद। नवविवाहिता पर हृदय भांगनी विधवा का एक भावपूर्ण मार्मिक चित्र देखिए। अभी तो मुकुट बंधा थमात हुए, कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे, लाज के बोट खिले भी चुंबन, शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। छंद पंत ने अधिकतर मात्रिक तुकान छंदों में काव्य सृजन की है। कुछ रचनाओं में मुक्त छंद का भी प्रयोग किया है। अन्य छंदों में पीयूष, वर्षण, सखी, रोला, पद्य, टीका आदि का प्रयोग तो किया ही है। साथ ही इन छंदों में हेर फेर करके तथा कटाव बढ़ाकर नए गीतों को भी रचना की है। कवि के गीतों पर अंग्रेजी छंदों का प्रभाव विशेषतः लक्षित होता है। वैसे कवि भावानुकूल छंद रचना करने में सक्षम है। छंदों में गति, भंग आदि दोष कम मिलते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भाव या कला पक्ष किसी भी दृष्टिकोण से क्यों न देखा जाए, पंत एक समर्थ कलाकार हैं। कला के क्षेत्र में जहाँ उन्होंने पुरातन काव्य की समता में नई काव्य रीति का रंगमहल खड़ा किया है, वहीं साधना के क्षेत्र में प्रकृति और मानव जीवन के अतुल भाव सौंदर्य से हिंदी संसार को श्री संपन्नता प्रदान की है। प्रेम और सौंदर्य का जैसा विकासशील गान उनकी कविता में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पंत की कविता व्यक्ति की सीमा रेखा की बंदिनी नहीं है। उनका विशाल क्षेत्र विश्व बंधुत्व में परिव्याप्त है। आधुनिक कवियों में प्रसाद निराला, सुश्री महादेवी के साथ ही पंत का नाम भी उल्लेखनीय है। ये चारों कवि आधुनिक युग में सृष्टिकर्ता चतुर्भुज रूप ब्रह्म के समान है। जिस प्रकार 3 मुख वाले ब्रह्म की कल्पना अशोभन है, उसी प्रकार इस 4 स्तंभों में से किसी एक के बिना आधुनिक काव्य रूप सिंहासन की कल्पना एक खंडित सिंहासन की भांति है।